मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र प्रथम अंकेक्षण एवं प्रबंध लेखांकन में संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, अर्थात हम अंकेक्षक द्वारा संपत्तियों एवं दायित्वों का सत्यापन किया जाता है और अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में ये लिखना होता है कि किसी निश्चित तिथि को बनाया गया एक व्यापारिक संस्थान का चिट्ठा उसकी आर्थिक स्थिति को सही रूप से प्रकट करता है या नहीं। इस बात को लिखने के लिए उसे संपत्तियों की सत्यता की जांच होनी है। इस जांच को ही संपत्तियों का सत्यापन कहते हैं। अर्थात सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में लिखना कि निश्चित तिथि को एक व्यापारिक संस्था जो एक व्यापार करती है उस संस्था के चिट्ठे की आर्थिक स्थिति का सही रूप से प्रकट होना या नहीं होना, और इस बात को लिखने के लिए उसे संपत्तियों की सत्यता की जांच करनी होती है और इस प्रकार की गई जांच को ही संपत्तियों का सत्यापन कहते हैं। संपत्तियों का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, इसमें विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा में स्पाइसर व पेगलर के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो इस प्रकार है। संपत्तियों के सत्यापन का अर्थ एक ऐसी पूछताछ से लगाया जाता है जिसके द्वारा अंकेक्षक संपत्तियों के मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, विद्यमानता एवं अधिगण तथा उन पर उपस्थित किसी प्रकार के प्रभार के बारे में जांच कर सके। अर्थात हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि संपत्तियों का सत्यापन करने के लिए एक ऐसी पूछताछ जांच करे अंकेक्षक द्वारा कि उसे संपत्ति के मूल्य के बारे में जानकारी हो, उसका स्वामित्व किसका है उसकी जानकारी हो, उसके स्वात्व की जानकारी हो, उसकी विद्यमानता है कि नहीं इस बात का पता लगा सके, और वो कहीं अधिगण तो नहीं है तथा उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज लगा है, तो इन सब बातों की जांच करना संपत्ति का या संपत्तियों का सत्यापन है। इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि संपत्तियों का सत्यापन करते समय अंकेक्षक को केवल उसकी गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे ये भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि एक गणितीय संबंधी शुद्धता के आधार पर किसी संपत्ति की सत्यता का या सत्यापन संभव नहीं है। उसके लिए जब अंकेक्षक संपत्तियों का सत्यापन करे तो उसे इन निम्न चीज़ों का भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम, चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियों का मूल्यांकन ठीक ठीक किया गया है। जो संपत्तियां चिट्ठे में दिखाई गई हैं उसकी वैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन सही किया गया है। दूसरा, संपत्तियों का स्वामित्व है जो स्वताधिकार संस्था के पास ही है, अर्थात जो संपत्तियां हैं वो संस्था के क्षेत्राधिकार में हों। तीसरी, संपत्तियां विद्यमान हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे नष्ट हो गई हों। अंकेक्षक को जांच के समय, संपत्तियों की जांच के समय ये देखना जरूरी है कि संपत्तियां विद्यमान तो हैं क्या, कहीं वो नष्ट हो गई हों और बिना किसी विद्यमानता के उसको चिट्ठे में दिखाया गया हो, उसकी जांच करनी चाहिए। चौथा है, संपत्तियों संस्था के अधिकार में हैं और यदि अधिगण में नहीं हैं तो उन पर चिट्ठे में दिखाए गए प्रभार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का प्रभार नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रख के इसके अलावा भी जो हमने उपरोक्त में
बातों का अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि चिट्ठे में समस्त संपत्तियों को दिखाया गया है या किसी को छुपाया तो नहीं गया है। अंकेक्षक जब सत्यता की जांच करेगा, सत्यापन करेगा संपत्तियों का, तो चिट्ठे में दिखाई गई समस्त संपत्तियों को देखे और उसमें स्पष्ट करे कि कहीं किसी ने किसी संपत्ति को छिपाया तो नहीं गया है। और चिट्ठे में संपत्तियों के मूल्य का सही निरूपण किया जाना चाहिए। सही जो मूल्य है वो ही चिट्ठे में लिखा होना चाहिए। अर्थात संपत्तियों को चिट्ठे में लेखा प्रणाली के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार दिखाया जाना चाहिए। जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उसके अनुसार अकॉर्डिंग ही उनको लेखा चिट्ठे में करना चाहिए। यदि किसी संस्था के पास कोई कानून विशेष लागू होता है, जैसे कंपनी के लिए होता है, सहकारी समितियों के लिए होता है, तो उनके चिट्ठे में संपत्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार दिखाया जाना चाहिए। जो नियमों में या कोई विशेष कानून हो तो उसको उसी कानून के अनुसार उस संस्था की जो संपत्तियां हैं वो चिट्ठे में दिखाई जानी चाहिए। जैसे हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत यदि सत्यापन करते हैं तो इसके लिए हमें जिस कंपनी का अध्ययन करें तो कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा निगमित आदेश, भारत सरकार के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं के अनुसार ही अंकेक्षक को देखना आवश्यक है कि कंपनी की स्थायी संपत्तियों के संबंध में उचित अभिलेख तैयार किए गए हैं, जिनमें संपत्तियों की स्थिति तथा संख्यात्मक विवरण दिखाए गए हैं, जिसमें संपत्ति की क्या स्थिति है और कितनी संख्या में है विद्यमान है, ये सारा विवरण उसमें डिटेल दिखाई गई हो। उसे ये भी देखना चाहिए कि प्रबंधकों द्वारा इन संपत्तियों का उचित समय अंतराल से भौतिक सत्यापन किया गया है या नहीं। और यदि कोई गंभीर गलतियां पाई गई हैं तो उसके साथ लेखा पुस्तकों में उचित व्यवहार किया गया है, ये भी जांच करनी चाहिए। और यदि वर्ष के दौरान स्थायी संपत्तियों का कोई बड़ा भाग बेच दिया गया हो, फिक्स एसेट्स का कोई बड़ा हिस्सा यदि सेल्स कर दिया हो, विक्रय कर दिया गया हो, तो बताना चाहिए कि क्या इस कंपनी की निरंतर प्रभाव पड़ेगा, कि जो कंपनी संचालित है उस पर क्या किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इस बात की जानकारी होनी अंकेक्षक द्वारा बतानी चाहिए। दूसरा जो हमने कहा कि संपत्तियों के सत्यापन के अलावा हमने दायित्वों के सत्यापन की भी बात की, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ की भी बात की थी। हम संपत्तियों के दायित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। चिट्ठे की सत्यापन को जांचने के लिए अंकेक्षक केवल संपत्तियों का ही सत्यापन नहीं करेगा, बल्कि उसे दायित्वों का भी सत्यापन करना पड़ेगा। और दायित्वों के सत्यापन का अर्थ एक ऐसी पूछताछ से लगाया जाता है जिसके द्वारा अंकेक्षक को विश्वास हो जाए कि समस्त दायित्व चिट्ठे में सम्मिलित कर लिए गए, जितनी भी लायबिलिटीज़ थी वो चिट्ठे में दिखा दी गई हैं, सम्मिलित कर ली गई हैं, लिख ली गई। दूसरी बात, वे व्यापार से संबंधित होनी चाहिए। जिस अंकेक्षक जिन व्यापार के दायित्वों का चिट्ठे में जांच कर रहा है, सत्यता की जानकारी प्राप्त कर रहा है, सत्यता वेरिफिकेशन कर रहा है, वो उस व्यापार से संबंधित ही हों, किसी दूसरे व्यापार से संबंधित उसमें नहीं दिखाई गई। और तीसरा है पूर्ण रूप से अधिकृत हो, वो पूर्णतः अथॉराइज हो। यदि अथॉराइज नहीं हो, अन्य किसी कारण से अधिकृत नहीं हो, तो उसे नहीं दिखाना चाहिए। और दिखाया गया है तो अंकेक्षक द्वारा उसे हटा दिया जाना चाहिए। चौथा है सही मूल्य पे दिखाएं, जो उसकी वैल्यू है, वास्तव में जो मूल्य है उसी पे लेखा करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त भी उसे देखना चाहिए अंकेक्षक को कि चिट्ठे में दायित्वों का सही निरूपण किया गया है
तथा संदिग्ध दायित्व अन्य दायित्वों को पृथक दिखाए गए। किसी प्रकार का संदिग्ध दायित्व हो या अन्य कोई दायित्व हो, अदर लाइबिलिटीज हो, तो उसको पृथक से दिखाए गए हों, ये उसको जांचना चाहिए। ये हमारा संपत्तियों का सत्यापन और दायित्व का सत्यापन था। अब हम जो सत्यापन के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन, ये महत्वपूर्ण भी हैं। हमने सत्यापन में संपत्तियों का सत्यापन की परिभाषा, उसकी विशेषता, दायित्वों का सत्यापन, इसके बावजूद हम सत्यापन के उद्देश्य, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं इस वेरिफिकेशन के, उसके बारे में अध्ययन करिए। और सत्यापन का प्रथम उद्देश्य है स्थिति विवरण का सही होना। जो हमारा चिट्ठा है, जो हमारी बैलेंस शीट है, वो चिट्ठा सही स्थिति का विवरण देता है या नहीं, उसमें सही लिखे हुए हैं या नहीं, ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है सही मूल्यांकन, उसका वैल्यूएशन भी सही होना चाहिए, अर्थात संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन सर्वमान्य लेखा सिद्धांत, जो सर्वमान्य लेखा सिद्धांतों के आधार अनुसार ही सही किया गया है, तथा मूल्यांकन पिछले वर्ष के अनुरूप हो, गत वर्ष के आधार पे उसकी वैल्यूएशन की जानी चाहिए। और तीसरा है वास्तविकता से अधिक नहीं। वास्तव में अंकेक्षक का दायित्व ही बनता है और उसका मुख्यतः सत्यापन का उद्देश्य भी है कि वास्तविकता से अधिक नहीं हो। जितने भी संपत्तियां व दायित्व को दिखाया गया है जो संस्था की हैं वही दिखाएं, जो संस्था के नहीं हैं उसे नहीं दिखाना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संपत्तियां व दायित्वों को नहीं दिखाया गया है जो संस्था की नहीं है, ये जांच करना चाहिए। चौथा है वास्तविकता से कम नहीं। वास्तव में जितनी संपत्तियां और दायित्व हैं उससे कम तो कहीं लेखा नहीं किया गया है चिट्ठे में, ये उसको देखना चाहिए। पांचवा है विद्यमानता एवं अधिग्रहण। चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियां वास्तव में व्यवसाय में विद्यमान हैं तथा उन पर संस्था का अधिग्रहण है। और ऐसा भी हो सकता है कई बार कि कुछ संपत्तियां संस्था के अधिग्रहण में न हो, जैसे बैंक से ऋण लेने पर संस्था के माल का स्टॉक बैंक के गोदाम में रखा हो। हम जब किसी बैंक से ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, और संस्था उस लोन के आधार पर माल का क्रय करती है और क्रय करने के बाद माल का स्टॉक है, स्टॉक जो कहते हैं, वो बैंक के गोदाम में रखा है, तो ऐसी परिस्थिति में संस्था का स्वामित्व उस माल पर होगा, अतः वह संस्था की संपत्ति मानी जाएगी, क्योंकि हमने लोन लेकर ही किसी संपत्ति को हमने खरीदा है। वो चाहे माल बैंक के गोदाम में हो, चाहे हमारी संस्था के में हो, वो संस्था की संपत्ति मानी जाएगी। छठा है स्वामित्व एवं स्वताधिकार, कि किसी भी जो चिट्ठे में दिखाई गई संपत्ति हैं वो संस्था की हैं या नहीं हैं, इसकी जानकारी जरूरी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चिट्ठे में दिखाई गई संपत्तियां वास्तव में संस्था की संपत्तियां हैं और संस्था को उन पर पूर्ण स्वताधिकार प्राप्त है। सातवां है उद्देश्य कपट व अनियमितता न होना। संस्था की संपत्ति एवं दायित्व के संबंध में कोई कपट या अनियमितता नहीं हुई है, ये अंकेक्षक को जांचना है। और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि किसी भी संपत्ति और दायित्व के संबंध में कोई कपट या अनियमितता तो नहीं है। और आठवां है गणितात्मक शुद्धता। ये निश्चित रूप से अच्छी बात है कि किसी संपत्ति या दायित्वों का सत्यापन करना हो, वेरिफिकेशन करना हो, तो गणितात्मक शुद्धता होना जरूरी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समस्त संपत्तियां व दायित्व संबंधु लेखा
जो लिखे हैं उनके गणितात्मक दृष्टिकोण से पूर्ण शुद्ध हों। और 9वां है चिट्ठे में सही निरूपण। समझ जो संपत्ति और दायित्वों को चिट्ठे में संस्था के नियमों अथवा कानूनी धाराओं के अनुसार ही निरूपण किया गया है। हम ये जांच कर लें कि जो संस्था की संपत्तियां और दायित्व हैं वो चिट्ठे में संस्था के जो नियम कायदे हैं, जो धाराएं हैं, उनके अनुसार ही दर्ज हैं या नहीं। ये उनके मुख्यतः 9 उद्देश्य हैं सत्यापन। अब है संपत्तियों के सत्यापन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स। किसी संपत्ति का सत्यापन किस प्रकार किया जाए यह उस संपत्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है, लेकिन इस संबंध में कुछ सामान्य बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए संपत्तियों का सत्यापन किया जा सकता है, और वो सिद्धांत निम्न हैं जिनका मैं अध्ययन कर रहा हूँ। पहला है अस्तित्व। महत्वपूर्ण बात है कि किसी संपत्ति का अस्तित्व होना चाहिए, और अस्तित्व की जानकारी हमें भौतिक परीक्षण द्वारा की जानी चाहिए, फिजिकल इंस्पेक्शन द्वारा की जानी चाहिए। अर्थात ये कहें अस्तित्व के बारे में कि संपत्तियों के अस्तित्व की जांच भौतिक परीक्षण द्वारा की जानी चाहिए, और यदि किसी संपत्ति का पूर्ण भौतिक परीक्षण संभव न हो तो उसके संबंध में प्रबंधकों से प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। जैसे स्टॉक के संबंध में, स्टॉक के संबंध में हमेशा यदि इस प्रकार से पूर्णतः हम भौतिक परीक्षण करना संभव नहीं हो तो जो मैनेजमेंट है उनसे हमें सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए उसके संबंध में, स्टॉक के संबंध में। यदि किसी संपत्ति का अधिग्रहण किसी दूसरे के पास है तो उसका प्रमाण पत्र लेकर संपत्ति के अस्तित्व की जांच की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं जैसे कि यदि सार्वजनिक गोदाम में माल रखा है तो गोदाम के अधिकारियों से प्रमाण पत्र लिया जा सकता है इसके बारे में कि माल अस्तित्व में है इसके लिए। दूसरा है स्वामित्व तथा स्वताधिकार का सिद्धांत। जो संपत्तियां चिट्ठे में व्यवसाय की संपत्तियों के रूप में दिखाई गई हैं उनके संबंध में स्वामित्व संलेख की जांच की जानी चाहिए अथवा क्रेता और विक्रेता के बीच हुए समझौते की जांच की जानी चाहिए। कुछ संपत्तियों की जांच केस मेमो अथवा बीजक आदि के आधार पर भी की जा सकती है, जैसे फर्नीचर, टाइपराइटर आदि। संपत्तियों के स्वामित्व की जांच के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि संस्था को उस संपत्ति के संबंध में पूर्ण स्वताधिकार प्राप्त है या नहीं। अर्थात ये कहें हमें कि किसी भी संपत्तियों की सत्यता के सिद्धांत जिसमें स्वामित्व एवं स्वताधिकार की बात की गई है उसमें उस संपत्ति के स्वामित्व की जांच तो करनी चाहिए अंकेक्षक को, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि संस्था को उस संपत्ति के संबंध में पूर्ण स्वत्वाधिकार प्राप्त है अथवा नहीं। अर्थात हमें कहें कि हमें उस संपत्ति का स्वामित्व तो होना ही चाहिए और उस संपत्ति के स्वामित्व के साथ साथ पूर्ण स्वताधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। तीसरा है बंधक या प्रभार। यदि किसी संपत्ति को बंधक रख रखा है, मोर्गेज रख रखा है, तो बंधक पत्र मोर्गेज डीड की जांच की जानी चाहिए। यदि संपत्ति बंधक रखने वाले के अधिग्रहण में है तो उसे प्रमाण पत्र लेना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि बंधक के अंतर्गत ऋण व्यवसाय के लिए लिया गया है या अन्य संपत्तियों के संबंध में प्रबंधकों से प्रमाण पत्र लेना चाहिए
कि वे बंधक व प्रभाव से मुक्त हैं। अर्थात हम ये कहें कि जो लेखों में लेखा जोखा किया गया है, चिट्ठे में जो दिखाया गया है, उसमें यदि कोई संपत्ति को बंधक रखने वाले अधिगण में किसी के पास रखी हुई है, वो संपत्ति गिरवी रखी हुई है, मॉर्गेज रखी हुई है, तो उसे प्रमाण पत्र लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि वो बंधक ऋण व्यवसाय के लिए ही तो लिया गया है, कहीं अन्य के लिए तो नहीं लिया गया है। इस प्रकार से इसकी जांच करनी चाहिए। चौथा है मूल्यांकन। अंकेक्षक को कोई मूल्य निर्धारण करने वाला विशेषज्ञ नहीं है, ऑडिटर है, वो कोई मूल्य निर्धारण करने वाला विशेष व्यक्ति नहीं है। इसीलिए ये वह चाहे या आवश्यक समझे तो किसी संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में विशेषज्ञों से सलाह ले सकता है और उसे यह भी देखना चाहिए कि संपत्तियों के मूल्यांकन लेखा प्रणाली सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। जो लेखों में लेखा प्रणाली के सिद्धांत हैं, उन सामान्य सिद्धांतों के अनुसार ही उसका लेखा जोखा किया होना चाहिए। इस संबंध में हम आगे भी इस बारे में अध्ययन करेंगे, जो आगे हमारे टॉपिक हैं उसमें। और अन्य जो बातें हैं हमें जो ध्यान में रखनी है, वो इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि कुछ संपत्तियों का अस्तित्व है पत्र व्यवहार द्वारा भी जांचा जा सकता है, जैसे लेनदार व देनदार आदि के बारे में। दूसरा, कुछ संपत्तियों के संबंध में उसी वर्ष जिसका अंकेक्षण किया जा रहा है, यदि कुछ खर्चा किया गया है तो उस खर्चे का लेखा पूंजी या रेवेन्यू के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। और इसके अलावा तीसरा हम ये कह सकते हैं इसमें कि कुछ संपत्तियों को लाइसेंस फीस जमा कराकर प्राप्त किया जाता है, जैसे पेटेंट्स, तो इनका सत्यापन संबंधित लाइसेंस को देख कर किया जा सकता है। इस प्रकार अन्य जो विशेष बातें थी ये थी। और आगे यदि चिट्ठे का निरूपण करना हो तो सत्यापन के अंतर्गत ये देखना चाहिए कि संपत्तियों का चिट्ठे में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अनुरूप सही निरूपण किया गया अथवा नहीं। ये जांचना अंकेक्षक का कर्तव्य और दायित्व भी है और उसकी ड्यूटी भी है। संपत्तियों का सत्यापन तथा अंकेक्षक जो चिट्ठे के निरूपण में और जो कंपनी अधिनियम 213 की अनुसूची 3 के अनुसार सही रूप से निरूपण किया गया है, तो उसमें हम संपत्तियों का सत्यापन तथा अंकेक्षण का जो अध्ययन करेंगे, उसमें पहला है सर्वप्रथम अंकेक्षक को चल संपत्तियों, और चल संपत्तियों में हम मानते हैं जैसे रोकड़ है, प्राप्त बिल हैं, माल है, प्रतिभूतियाँ आदि का परीक्षण करने के लिए यथासंभव उसी दिन संस्था के कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए जिस दिन आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जा रहा हो, अर्थात आर्थिक वर्ष समाप्त होता हो। इसके अलावा इससे उसे इस संपत्तियों का सत्यापन करने में सुविधा भी रहेगी, और यदि किसी कारणवश वह उस दिन उपस्थित नहीं हो तो उसके बाद यथाशीघ्र उसे संस्था में आकर स्वयं चल संपत्तियों का सत्यापन करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले उसे आर्थिक वर्ष के समाप्त होने से दिन से उनके वहाँ उपस्थित होने के दिन तक के सब लेन देनों का प्रमाणन करना चाहिए, और प्रमाणन की जांच से संतुष्ट होने के बाद उस दिन वास्तव में विद्यमान संपत्ति, जो वास्तव में वहाँ संपत्ति हैं, उस विद्यमान चल संपत्तियों का भौतिक परीक्षण करके उनका सत्यापन करना चाहिए। दूसरा है विनयम सुलभ या विनयम साध्य। संपत्तियों का सत्यापन करते समय अंकेक्षक को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी संस्था में रोकड़ की कई प्रकार की बाकियां हैं
तो अंकेक्षक को सब बाकियों एक साथ ही अपने अधिकार में कर लेना चाहिए और महीने में साध्य पत्रों जैसे प्रतिभूतियाँ, बिल हो, हुंडी हो, बैंक शेष हो, ये इत्यादि का जो सत्यापन करते समय भी इसी प्रकार की सतर्कता आवश्यक है। इन सब को अंकेक्षक को तुरंत अपने अधिकार में कर लेना चाहिए और उनमें से कोई भी चीज़ तब तक नहीं लौटाई जानी चाहिए, उसको वापस नहीं प्रदान करना चाहिए जब तक उन सब का सत्यापन समापन न हो जाए। अच्छा यही भी होगा कि अंकेक्षक उन अलमारियों को, तिजोरियों की आदि की चाबी भी अपने कब्जे में ले ले जिनसे संपत्तियां रखी हुई हैं और उन तब तक नहीं लौटाए जब तक उनका सत्यापन पूर्ण न हो जाए। और तीसरा महत्वपूर्ण है उसमें कि जो साध्य पत्र संस्था के पास न होकर उसके बैंक में हो, दलाल या वकील या अन्य किसी व्यक्ति के पास अधिगण में हो, तो भी अंकेक्षक को भौतिक परीक्षण करना चाहिए, उसको फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की भौतिक परीक्षण संभव नहीं हो तो उन संबंधित व्यक्तियों संस्थाओं से प्रमाण पत्र स्वीकार कर लेना चाहिए, बशर्त उसमें ये शर्त हो कि वे अंकेक्षक की दृष्टि में विश्वास पात्र हों। यदि वो विश्वास पात्र नहीं हो तो उसको निश्चित रूप से भौतिक सत्यापन करना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के रूप में जांच करनी चाहिए। और चौथा है कि अंकेक्षक को अन्य संपत्तियां, इनके अतिरिक्त जो संपत्तियां हैं जैसे स्थायी हैं, क्षय होने वाली, अदृश्य तथा कृत्रिम का यदि सत्यापन करना हो तो उनके जो सिद्धांत दिए हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपनी सुविधा अनुकूल समय पर करना चाहिए। अंकेक्षक को इन संपत्तियों के जो सत्यापन के लिए सिद्धांत हैं उनको ध्यान में रखते हुए और अपनी सुविधा के अनुसार ही उस समय करना चाहिए। और पांचवा है अंकेक्षक को साधारण नियम तो ध्यान में रखना ही चाहिए कि सत्यापन कार्य में संस्था के किसी भी कर्मचारी की सहायता नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसे कार्य करते हुए समय दृढ़ ही रहना चाहिए। मतलब अपने हिसाब से अंकेक्षक को उन संपत्तियों का वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन करना चाहिए, क्योंकि संस्था का यदि कर्मचारी साथ रहेगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं गलती होने की या किसी चीज़ को कर्मचारी द्वारा छुपा लेने की बात आ सकती है। तो हमें इस प्रकार से, जैसा कि आपको बताया कि संपत्तियों के सत्यापन के जो सिद्धांत थे उसके आधार पर हमने इनका सत्यापन अंकेक्षक द्वारा कराया जा सकता है। धन्यवाद।